गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ये पीएनएसटी के लिए हम आज साथ ही साथ पीएटी के लिए भी ये लेक्चर काफी इम्पोर्टेंट है और हम आप लोगों को विलियन सॉल्यूशन पढ़ा रहे हैं। सॉल्यूशन में हम थोड़ा इजीली उसको देखेंगे, बहुत सिंपल तरीके से देखेंगे। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए और कहीं पर भी कोई डाउट्स हो तो एक बार मुझे मैसेज जरूर करिए। चलिए, गुड मॉर्निंग। यहाँ हम देखते हैं सॉल्यूशन विलियन। हमने देखा इसमें क्या विलियन क्या होते हैं। पहले तो हम ये देखें विलियन किसे कहते हैं। जो विलेय और विलायक दो प्रकार के घटकों से मिलकर के बनते हैं, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट्स दो कंपोनेंट्स होते हैं। जब इन कंपोनेंट्स को मिला दिया जाए तो सॉल्यूशन को ऐसे बने हुए पदार्थ को हम विलियन कहते हैं। तो ये जो बनता है हमारे पास, ये सॉल्यूशन होता है। विलेय किसे कहते हैं? अब ये तो है विलेय और विलायक, ये मिलकर के क्या बना रहे हैं? विलियन, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। यस, सॉल्यूशन ये विलियन बनाते हैं। विलेय वह होता है जिसे घोला जाता है, उसे हम विलेय कहते हैं। और विलायक होता है जिसमें घोला जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? विलायक कहते हैं। विलेय और विलायक मिलकर के विलियन बनाते हैं। क्लियर है ये बात? तो ये बन गया यहाँ पर विलियन। तो इस तरह से हम विलियन बनाते हैं। जैसे हमने देखा शक्कर को यदि हमने पानी में घोला तो ये जो बना शक्कर का विलियन हो गया। यानी शक्कर क्या है यहाँ पर? शक्कर जो है वो विलेय है, यानी सॉल्यूट है। शुगर जो है वो सॉल्यूट है और पानी ये क्या है? सॉल्वेंट है। इस तरह से हमने देखा तो ये मिल गया, बन गया विलियन। तो विलेय और विलायक मिलकर के विलियन बनाते हैं। अब देखते हैं विलियन के प्रकार। विलियन कितने प्रकार का होता है? पहले ये देखें तो विलियन दो प्रकार का होता है। विलियन दो प्रकार का होता है। एक होता है समांगी विलियन और दूसरा होता है विषमांगी विलियन। समांगी विलियन क्या है? समांगी विलियन, ठीक है, समांगी विलियन जो है जिसमें दोनों घटक एक दूसरे में, यानी दो विलियन जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से विलीन हो, समाहित हो जाए, ऐसे विलियन जो कहलाते हैं समांगी विलियन कहलाते हैं। ऐसे विलियन क्या कहलाते हैं? समांगी। जैसे हमने कहा यदि हमने पानी और दूध की बात की तो पानी और दूध समांगी विलियन का उदाहरण है, यानी इसमें दोनों कंप्लीटली एक दूसरे से मिक्सअप हो चुके हैं। और दूसरा होता है विषमांगी विलियन, यानी समांगी विलियन इंग्लिश में हम इसको होमोजीनस और विषमांगी हेटेरोजीनस, कंप्लीटली मिक्सअप हो, होमोजीनस। अब जैसे हमने कहा विषमांगी का एक उदाहरण दे रहे हैं हेटेरोजीनस का, तो उसमें तेल और पानी एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। ऐसे विलियन को हम कहते हैं विषमांगी विलियन। तो समांगी विलियन और विषमांगी विलियन क्लियर है आप लोगों को? तो समांगी क्या होते हैं और विषमांगी क्या होते हैं? जो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्सअप हो जाए वो समांगी, और जो एक दूसरे में ना हो तो वो उसको विषमांगी। अब हम सांद्रता के आधार पर विलयनों का, तो एक यहाँ पर बेटा पहले देखते हैं होमोजीनस और सेकंड है हेटेरोजीनस।
होमोजेनस यानी समांगी, हेटेरोजेनस विषमांगी। ये तो समांगी जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से मिल जाते हैं, विषमांगी जो एक दूसरे में पूर्ण रूप से नहीं मिलते हैं। ऐसे विलयनों को हम समांगी और विषमांगी विलयन कहते हैं। अब इसके बाद सांद्रता के आधार पे देखते हैं बेटा, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन। अब सांद्रता के आधार पर विलयनों को हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे एक होता है तनु विलयन और दूसरा होता है सांद्र विलयन। यानी सांद्रता के आधार पर विलयनों का वर्गीकरण अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन। सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार, तो पहला देखते हैं यहां पर हम तनु विलयन। तनु यानी डाइल्यूट। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें जल की मात्रा यानी विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो और जल की मात्रा अधिक हो, यानी जिसमें डिसॉल्व किया गया है सॉल्वेंट जब अधिक हो और सॉल्यूट जो है कम हो, तो उसको हम कहते हैं तनु विलयन। लेकिन जिसमें यदि हम बात करें, जैसे हमने कहा अगला है सांद्र विलयन। सांद्र विलयन की यदि हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, यदि इसकी बात की हमने तो कॉन्सेंट्रेटेड जिसमें हम डाइल्यूशन बिल्कुल भी नहीं करते। जैसे हमने कहा 100% HNO3, तो 100% HNO3 सॉल्यूशन ये टोटल 100% कॉन्सेंट्रेटेड हो गया। ठीक है, इसमें डाइल्यूट यानी वाटर बिल्कुल भी नहीं है। हमने कहा 50% डाइल्यूट तो या 50% कॉन्सेंट्रेटेड, तो इसमें 50% जो है ये वाटर है, यानी डाइल्यूशन है। ठीक है, अब यहाँ पर सांद्र की बात करें तो 100% HNO3 है। इस तरह से हमने एग्जांपल दिया, इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं है, तो इस तरह से जो है ये 100% HNO3 यानी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। अब यहाँ पर सांद्रता के आधार पर ही तीसरा प्रकार देखें। एक होता है असंतृप्त। असंतृप्त यानी यदि हम बात करें अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन, असंतृप्त यहाँ पर अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। नेक्स्ट है संतृप्त, सेचुरेटेड सॉल्यूशन, और नेक्स्ट है अति संतृप्त, हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन। असंतृप्त किसे कहेंगे? ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा कम हो। जैसे हमने कहा, एक उदाहरण दे रहे हैं, हम एग्जांपल दे रहे हैं। हमने कहा 1 लीटर पानी में 250 ग्राम शुगर डिसॉल्व की जा सकती है, लेकिन हमने 100 ग्राम शुगर यदि डिसॉल्व की है, तो अभी हम देख रहे हैं कि 150 ग्राम उसमें हम और डिसॉल्व कर सकते हैं। यानी अभी ये जो सॉल्यूशन है ये अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन है, यानी सॉल्वेंट को अभी इसमें और डिसॉल्व किया जा सकता है। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? अनसेचुरेटेड सॉल्यूशन। लेकिन दूसरा हमने देखा संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन ऐसा विलयन होता है जिसमें हम शुगर 250 ग्राम यदि उसका कहना चाहिए पैरामीटर है कि इतना डिसॉल्व कर सकते हैं, तो 250 ग्राम जो है वो कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाएगी। लेकिन उससे ज्यादा शुगर यदि हम डिसॉल्व करना चाहें तो उस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। ऐसे सॉल्यूशन को हम सेचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं, यानी संतृप्त विलयन कहते हैं, कि जिसमें 50 ग्राम यदि उसकी कैपेसिटी है डिसॉल्व करने की, तो वहां पर 50 ग्राम 250 ग्राम डिसॉल्व करने की कैपेसिटी है, तो 250 ग्राम ही डिसॉल्व होगी।
उससे ज्यादा नहीं हो। लेकिन तीसरा सॉल्यूशन जो है वो अति संतृप्त है, हाइपर सेचुरेटेड सॉल्यूशन है। तो हाइपर सेचुरेटेड की यदि बात होगी तो हम इसमें, अब सेचुरेटेड तो हो गया, अब हम इसमें और शुगर को डिसॉल्व करना चाहें तो और शुगर को हम कैसे डिसॉल्व कर सकते हैं? तो यहाँ पर क्या किया जाता है, अब इसमें सॉल्यूशन में कोई फिजिकल चेंज किए जाते हैं, जैसे टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने, यानी अब हमने सॉल्यूशन को गर्म करना चालू किया, तो हम देखते हैं कि उसमें और भी शुगर ऐड की जा सकती है, यानी और भी शुगर जो है वो डिसॉल्व हो सकती है। जैसे हम कहते हैं कि चाशनी बनाना है, ठंडे में चाशनी बनाना संभव नहीं है, क्योंकि उसमें डालते जाएंगे शुगर अभी बची रहेगी, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम है, यानी डिसॉल्व करने की क्षमता नहीं है उसमें। लेकिन हम उसमें यदि गर्म करने लगे तो हम उसमें देखते हैं कि और भी शुगर जो है वो डिसॉल्व की जा सकती है, और एक हमको एक हाईली विस्कस सॉल्यूशन मिल सकता है, यानी अधिक श्यान विलयन हमको प्राप्त हो जाता है। तो ये हमने देखा, लेकिन ये शक्कर को हम ठंडे कहना चाहिए, ठंडे में डिसॉल्व नहीं कर सकते इतना, ठीक है, जितना है तो उसको हम सेचुरेटेड कहेंगे, और डिसॉल्व कर दिया तो हाइपर सेचुरेटेड। हाइपर सेचुरेटेड कब होगा, जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, तो ऐसे विलयन को हम अति संतृप्त विलयन कहते हैं। तो सांद्रता के आधार पर हमने विलयनों के प्रकार देखे, तनु विलयन क्या होता है, सांद्र विलयन क्या होता है, असंतृप्त, संतृप्त और अति संतृप्त, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन, कॉन्संट्रेटेड सॉल्यूशन, इसके अलावा अनसेचुरेटेड, सेचुरेटेड और सुपर सेचुरेटेड या हाइपर सेचुरेटेड, ठीक है। तो ये हो गया बेटा, यहाँ पर हमने सांद्रता के आधार पर देखा। अब हम देखते हैं इसके लिए विलयनों में कि इनको किस तरह से हम इनको कैलकुलेट करते हैं, कैसा क्या होगा। इसके लिए हम यहाँ पर कैलकुलेशन पर चले तो एक वर्ड हम यूज करते हैं, नॉर्मेलिटी। यहाँ से अब काफी कुछ पोर्शन, इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका चालू होता है, और यहाँ से क्वेश्चंस आना चालू होंगे, ठीक है। तो यहाँ से जो क्वेश्चंस है, ये वैसे तो ये जो पीछे देखा हमने अभी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इनको भी ध्यान रखिए, क्योंकि पीएनएसटी के लेवल पर या पीएटी के लेवल पर इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं या पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ पर नीट और जेई का लेवल नहीं है, अभी हम नीट और जेई के लेवल पर आपको ये क्लासेस अभी यानी क्लासेस तो दे ही रहे हैं, लेकिन उनके लिए हमारे दूसरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे जिसमें, लेकिन ये बहुत सिंपल तरीके से हम नर्सिंग के लिए और एग्रीकल्चर के लिए ये हम आपको पोर्शन अभी दे रहे हैं। तो ये नर्सिंग वाले बच्चों के लिए, और जो नर्सिंग देना चाहते हैं, नर्सिंग का एग्जाम, चाहे जैसे वो एम्स नर्सिंग हो या प्री एग्रीकल्चर टेस्ट हो या नर्सिंग का पीएनएसटी का एग्जाम हो, तो उनके लिए ये काफी इंपॉर्टेंट पोर्शन लेवल है, और इस लेवल पर उनको तैयार करें। अब यहाँ पर नॉर्मेलिटी की बात करते हैं, इसमें हम देखते हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता क्या होती है, नॉर्मेलिटी किसे कहते हैं, हम इसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, नॉर्मेलिटी को कैपिटल एन से डिनोट किया जाता है। तो यहाँ नॉर्मेलिटी यानी नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी, नॉर्मेलिटी को हम देखें, नॉर्मेलिटी क्या होती है, पहले तो ये मालूम होना चाहिए। पहला क्वेश्चन तो इसके डेफिनेशन पर ही बन जाता है कि नॉर्मेलिटी क्या है। यदि हम देखें नॉर्मलता की बात करें तो ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी जब 1 लीटर, जब विलेय का ग्राम तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार 1 लीटर विलियन में घोला जाता है, तो ऐसे विलियन को हम नॉर्मल विलियन कहते हैं, या हम नॉर्मल विलियन कहलाता है,
तथा इसे विलयन की नॉर्मलता या नॉर्मेलिटी कहते हैं। इसके लिए फॉर्मूले की देखते हैं हम। तो फॉर्मूला होता है इसके लिए कैपिटल एन इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय एम इंटू 1000/V। अब यहाँ पर एम तो मोल वेट हो जाता है, हमने यहाँ इसको इक्विवेलेंट वेट के लिए EQ लिख दिया। तो MEQ ये फॉर्मूला हो गया आपके नॉर्मेलिटी के लिए। अब इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे? तो तुल्यांकी भार इक्वल्स टू होता है भार बटे क्षारकता। ये एक आपके पास फॉर्मूला और हो गया, यानी इक्विवेलेंट वेट इक्वल्स टू मोल वेट अपॉन बेसिसिटी। ठीक है, तो ये हो गया बेटा यहाँ पर तुल्यांकी भार निकालने के लिए। अब यहाँ पर तुल्यांकी भार की बात करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले बात ये हो जाती है, अभी आप एक चैप्टर और पढ़ने वाले हैं, जबकि देखा जाए तो PNST में कोर्स में नहीं, यह है 11th का पोर्शन, और ये पोर्शन है आपका केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में आपको कुछ स्ट्रक्चर्स आपको पढ़ने हैं। तो उन स्ट्रक्चर्स में हम ये भी देखेंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो 11th में है और उनको कवर करना बहुत आवश्यक है। तो ये जब ही आप इन पर ये सारे बेसिक ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, यदि इन चैप्टर्स को कवर कर लिया तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। हम आपको केमिकल बॉन्डिंग भी तैयार कराएंगे, उसको भी आप देखिएगा और उसको पूरे तैयार करिएगा। तो ये हो गया। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कहा यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट मुझे निकालना है H2SO4 के लिए, तो H2SO4 की बेसिसिटी मुझे मालूम होना चाहिए। तो इसके लिए मुझे H2SO4 का स्ट्रक्चर भी पता होना चाहिए। ये मैंने देखा, ये H2SO4 का स्ट्रक्चर ये दिया हमने, और ये अब ये H2SO4 में हम देखते हैं कि एक बेसिक ग्रुप OH ग्रुप, ये है एक OH, यानी एक हाइड्रोजन यहाँ से डोनेट कर सकता है, यहाँ से एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, यानी डाई बेसिक एसिड। ये द्विक्षारकीय अम्ल है, यानी इसकी क्षारकता 2 है, बेसिसिटी 2 है। तो यहाँ इसकी जो बेसिसिटी है ये कितनी है? 2 है। तो ये डाइबेसिक एसिड है। और हम H2SO4 की वेट की बात करें, इसके लिए हमने आपको पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाया हुआ है। पीरियोडिक टेबल में चल जाइएगा, आप सर्च करिएगा, चाहे तो यहाँ YouTube पर भी आप सर्च कर सकते हैं आवर्त सारणी पीरियोडिक टेबल। तो यहाँ पर आप इसको देखेंगे, तो मैंने इसको बहुत सिंपल तरीके से आपको याद कराया था और बहुत अच्छा तरीका बताया था याद करने के लिए। ये तो हर तरह के स्टूडेंट्स के लिए जरूरी है, चाहे यहाँ पर 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, चाहे वो नीट हो, जेई हो, या PNST PAT का स्टूडेंट हो, हर तरह के स्टूडेंट के लिए पीरियोडिक टेबल को लर्न करना बहुत जरूरी है। उसको कैसे करना है, ये है कि बहुत सिंपल तरीके से मैं केमिस्ट्री को तैयार करा रहा हूं आपको, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं। H2SO4 में हाइड्रोजन का वेट 1 है, 1 इंटू 2 प्लस सल्फर एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन एटॉमिक वेट 16 इंटू 4 64 इक्वल्स टू, ये हम देखते हैं 98। अब ये हो गया इसका मोल वेट। क्या है ये? मोल वेट है बेटा। अब मोल वेट को हमने यदि ले लिया, और ये डाई बेसिक एसिड है, इसलिए हम देखते हैं कि इसका जो इक्विवेलेंट वेट होगा ये 49 हो। तो इस तरह से इक्विवेलेंट वेट निकाला। नेक्स्ट, अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूलेज और हैं, जैसे एक नॉर्मेलिटी के लिए एक फॉर्मूला है WMEQ इंटू 10 इंटू D। इस फार्मूले का भी वेट ये फार्मूला भी आप यूज कर सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा फार्मूला। यदि आपको क्वेश्चन कुछ ऐसे भी होते जिनमें इस डायरेक्ट फार्मूले में रख दीजिए, आपको अगले फार्मूले की जो पिछला हमने बताया उसकी जरूरत आपको नहीं है, इसमें रखिए। यदि वेट परसेंटेज वगैरह दिया है, आप सीधे सीधे क्या इसको सॉल्व कर सकते हैं।
डी यहाँ पर डेंसिटी, डी क्या है बेटा यहाँ, डेंसिटी यानी घनत्व। इस तरह से यहाँ को डी को लेते हैं, ये घनत्व है, ये हमने देखा। एम ई क्यू इक्विवेलेंट वेट है, डब्ल्यू जो है गिवन वेट ऑफ सॉल्यूट। हम देखते हैं इसका सॉल्यूट गिवन वेट वेट ऑफ सॉल्यूट एम ई क्यू, ये इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट। यहाँ पर डी डेंसिटी, ये आपने देख लिया है, और इसलिए भी थोड़ा सा इसको बार बार इस लेक्चर को आप रिवाइज करके देखते रहिए, रिपीट करके देखते रहिए। ये इसलिए क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल्स में हम जानते हैं ये चीजें कि बच्चों को एनपी बोर्ड की यदि बात करूं तो न्यूमेरिकल बहुत कम पूछे जाते हैं या नहीं पूछे जाते हैं, इसलिए स्कूलों में बच्चों की एक समस्या होती है न्यूमेरिकल की। तो ये भी हमको यहाँ पर, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की बात करते हैं तो न्यूमेरिकल जरूर वहां पर पूछे जाते हैं, इसलिए हमको हमको इस पर भी बहुत प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर देखिए बेटा, ये तो नॉर्मलिटी की बात करते हैं, एक ये फॉर्मूला और यूज कर सकते हैं, N1 V1 इक्वल्स टू N2 V2। एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, N1 V1 माइनस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, N1 V1 प्लस N2 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अभी हमने प्लस माइनस क्यों लिया, जब बेटा ये आप देखेंगे कि एसिड एंड बेस ये हो, अम्ल और क्षार हो, तो हम क्या यूज करते हैं, यहां पर इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। लेकिन बोथ आर एसिड और बेस, यानी जब दोनों एसिड हो या दोनों बेस हो, तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं और यहां पर हम नॉर्मेलिटी निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये फॉर्मूला आप ये देखिएगा, ये यहाँ पर नॉर्मेलिटी निकालने के लिए ये है, आपसे इजीली सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, इसमें अपन देखेंगे। अभी जैसे एक क्वेश्चन भी हम आपको करवा देते हैं यहाँ पर, फिर इसके बाद आगे हम उस क्वेश्चन को रिपीट करते चलेंगे। यहाँ पर देखा हमने क्वेश्चन एक दिया आपको, हमने क्वेश्चन दिया 4.9 ग्राम H2SO4 dissolve in 100 ml H2O, कैलकुलेट नॉर्मलिटी ऑफ सॉल्यूशन। यानी हिंदी में यदि हम कहें 4.9 ग्राम H2SO4 को 100 ml जल में घोला गया, विलयन की नॉर्मलता की गणना करें। विलयन की नॉर्मलता क्या होगी। अब हमने बेटा यहाँ पर लिया फॉर्मूला, लिया नॉर्मलिटी। हम जानते हैं डब्ल्यू हमको दिया है बेटा यहाँ पर 4.9 ग्राम, डब्ल्यू बाय एम ई क्यू इंटू 1000 अपॉन वी, ये फॉर्मूला अभी हमने दिया था। एम ई क्यू अभी थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था 49। ठीक है, तो यहां पर इस फॉर्मूले में यदि रखते 4.9 अपॉन 49 इंटू 1000 अपॉन 100, तो हम देखते हैं बेटा यहाँ पर ये हमने इसको कैंसिल किया, ये कैंसिल किया, यहाँ पर इस पॉइंट को हमने इससे कैंसिल कर लिया, तो 49 अपॉन 49 इक्वल्स टू 1। तो आप ये देखेंगे कि ये आपने एक सिंपल सा क्वेश्चन है, और ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप देखेंगे कि पहले तो आपको H2SO4 की बेसिटी पता होना चाहिए, कैसे निकालेंगे, क्योंकि हमने एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया।
ये डाई बेसिक एसिड है। ऐसे ही हम और भी बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी बेसिटी, यानी कभी भी ध्यान रखिएगा, कई बार हमने देखा है स्टूडेंट्स, क्या होता है जितने हाइड्रोजन होते हैं यदि कंपाउंड में, उसको बेसिटी मान लेते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हम आपको केमिकल बॉन्डिंग में आपको बताने वाले हैं कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ कनेक्ट है, हमने उसको बेसिटी मान लिया, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिएगा। मैं आपको कुछ स्ट्रक्चर, जैसे कुछ एग्जांपल, हमने कहा H3PO2, H3PO3, H3PO4। यहाँ पर यदि हम बात करें इन स्ट्रक्चर्स की, तो हम देखते हैं कि तीन तीन हाइड्रोजन इसमें लगे हुए हैं। इसका मतलब ये बेसिटी थ्री नहीं है। क्लियर? इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर जरूरी नहीं है कि इनकी सबकी थ्री हो, तो यहाँ पर बाद में इसको हम एक्सप्लेन करेंगे केमिकल बॉन्डिंग में। इसके बाद आते हैं बेटा, हम ये नॉर्मेलिटी की बात की हमने, नॉर्मेलिटी के बाद हम बात करेंगे मोलेरिटी की। यहाँ पर मोलरता, मोलेरिटी, इसको हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं बेटा। मोलेरिटी क्या होती है? अभी हमने देखा मोलरता किसे कहते हैं, तो अभी आपने देखा नॉर्मलता के लिए, नॉर्मलता में क्या देखा, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट, यानी ग्राम तुल्यांकी भार विलेय को जब हम 1 लीटर विलियन में बोलते हैं। लेकिन यहां पर हम देखेंगे इसके डेफिनेशन, ग्राम मोल वेट ऑफ सॉल्यूट dissolve in per liter of solution, यानी जब 1 लीटर विलियन में विलेय का ग्राम मोल भार घुला हो, ग्राम मोल भार विलेय जब 1 लीटर विलियन में घुला हो, तो इसे हम कहते हैं मोलरता। क्या कहा जाता है? मोलेरिटी। क्लियर है? इसका फॉर्मूला, अब सारे फॉर्मूला वैसे ही दे देते हैं बेटा। यहाँ पर मोलेरिटी इक्वल्स टू W/M इंटू 1000/V। यहाँ M जो है ये, अब आप देखते हैं, मोल वेट ऑफ सॉल्यूट, ये है विलेय का मोल भार। ये हो गया यहाँ पर विलेय का मूल भार M। यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला वैसा ही यूज करते हैं, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट इनटू डिवाइडेड बाय M इंटू 10 इंटू डी। यहां पर देखा हमने वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, वेट परसेंटेज, वेट परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, इंटू डी। अब यहां पर बेटा एक और फॉर्मूला ले लेते हैं, M1V1 इक्वल्स टू M2V2, नेक्स्ट M इक्वल्स टू M1V1 माइनस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। एक और फॉर्मूला जो हमने सब नॉर्मलिटी में जो दिए थे ना, वही सारे फॉर्मूले, M1V1 प्लस M2V2 अपॉन V1 प्लस V2। और इसमें एक फॉर्मूला और यूज करते हैं, यहां देख लेते हैं बेटा, M इक्वल्स टू, यहां पर अब ये मोलेरिटी की बात करें तो इसको नॉर्मलिटी से कनेक्ट करें अपॉन बेसिसिटी या क्षारकता। जो आपकी नॉर्मलता आती है उसमें आप क्षारकता से डिवाइड कर दीजिए, तो आपके पास क्या आ जाएगी, यहां पर मोलेरिटी आ जाएगी। क्लियर है? तो एक फॉर्मूला ये भी आप यूज कर सकते हैं।
कि नॉर्मलिटी मालूम है, मोलरिटी निकालना है तो बेसिटी से डिवाइड करो, क्षारकता से उसका भाग दे दीजिए, तो आपके पास ये आएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन फिर एक देखते हैं, इसमें एक एक क्वेश्चन करते हुए चलते हैं। तो यहाँ देखा बेटा हमने, यहाँ पर क्वेश्चन वही जो दिया हुआ था, 4.9 ग्राम H2SO4 dissolve in 200 ml H2O, कैलकुलेट N। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्वेश्चन थोड़ा सा ही चेंज किया, ज्यादा चेंज नहीं किया है, ठीक है। 100 ml की जगह यहाँ 200 ml कर दी, 4.9 वही रखा मैंने। नॉर्मलिटी मोलरिटी निकालना है, कैलकुलेट M, सॉरी मोलरिटी कैलकुलेट करिए, यहाँ पर नॉर्मलिटी नहीं मोलरिटी। तो मोलरिटी की बात कर रहे हैं बेटा यहाँ पर, तो मोलरिटी क्या आ जाएगी, W/M इंटू 1000 अपॉन V। आप देखते हैं W कितना दिया हुआ है, 4.9, M क्या है 98 इंटू 1000 अपॉन 200। ये बेटा यहाँ पर हमने कैंसिल किया, ये कैंसिल है और ये कैंसिल है। अब यहाँ पर हम देखें, ये 2 टाइम्स यानी 1/4, या हम कह सकते हैं 0.25, ये आपके पास है। इसी तरह से यदि हमने नॉर्मलिटी कैलकुलेट की होती, नॉर्मलिटी भी इसमें कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने कहा 4.9 अपॉन 49 इंटू 1000 अपॉन 200। तो यहाँ पर आप देखें ये कैंसिल हुआ, यहाँ पर बेटा ये इससे कैंसिल हो गया, 49 1/2, 1/2 इज 0.5। नेक्स्ट फार्मूला जो मैंने आपको दिया, नॉर्मलिटी अपॉन बेसिटी, तो हम जानते हैं नॉर्मलिटी 0.5 है, बेसिटी 2 है, तो 0.25। यानी इस तरह से यहाँ पर हम क्वेश्चंस को लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास नॉर्मलिटी की बात। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं मोलेलिटी। यहाँ मोलेलिटी को देखना है, मोललता, मोलेलिटी, ठीक है। इसमें स्मॉल m डैश ले लेते हैं, डैश इसलिए ले रहे हैं कि हमने m को मोल वेट से के लिए गिवन दिया हुआ है कि ये मोल वेट, इसलिए हमने इसको किस में ले रहे हैं, m डैश में ले रहे हैं, m इक्वल्स टू मोल वेट। यहां हमने उसको थोड़ा सा चेंज किया, तो यहाँ मोलेलिटी क्या होती है, ग्राम मोल वेट ऑफ सॉल्यूट dissolved in पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। अब बात यहां बदल गई, यहां हमने कहा ग्राम मोल भार विलेय को जब हम 1 किलोग्राम विलायक में घोलते हैं, विलायक में, तो ये कहलाती है मोलेलिटी, मोललता कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, मोललता। अब यहाँ किलोग्राम विलायक में बोला, और ध्यान रखिएगा एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्या है यहाँ पर जो ताप से प्रभावित नहीं होता, नॉर्मलता मोललता मोलरता, तो यानी टेम्परेचर का इफेक्ट जो है मोलेलिटी पर नहीं पड़ता, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट मोलेलिटी पर नहीं पड़ता है, याद रखिएगा, ताप से प्रभावित नहीं होती, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर हमने किलोग्राम विलायक की बात कर ली बेटा, और थोड़ा सा टेम्परेचर की अभी देखा। अब यहाँ पर m डैश इक्वल्स टू W/M इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। अब यहाँ कैपिटल W क्या है बेटा, मोल वेट
गिवन वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी का द्रव्यमान, ये है यहाँ पर, ये विलायक का द्रव्यमान, विलायक का द्रव्यमान ये है। तो ये है, इसमें अब हम इसको करें, एक इसमें फार्मूला और यूज होने वाला है, वो फार्मूला है मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, यानी द्रव्यमान बराबर आयतन गुणित घनत्व। इस फॉर्मूले का आप उपयोग करें तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इसके लिए, क्योंकि डब्ल्यू फाइंड करने के लिए हमको बहुत इजी होगा। जैसे हमने अगला क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन यहाँ पर दिया, क्या दिया बेटा, यही 4.9 ग्राम H2SO4 dissolve in 100 ml H2O गिवन है बेटा। यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.02 ग्राम पर ml या सेंटीमीटर क्यूब, जो भी कहे, यूनिट तो एक ही है। तो ये अब आपको ये दिया है, यानी 4.9 ग्राम H2SO4 को 100 ml जल में घोला गया। दिया गया है घनत्व, विलयन का घनत्व, 1.02 ग्राम पर ml है। कैलकुलेट मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन की मोललता ज्ञात करो। अब इसको हम कैसे करें, हम यहां पर देख लेते हैं आगे। आपके पास फॉर्मूला है बेटा, m डैश इक्वल्स टू W बाय m इंटू 1000 अपॉन कैपिटल W। अब यहाँ हमको सबसे पहले तो कैपिटल W निकालना हो। कैपिटल W कैसे निकाल, तो आपके पास फॉर्मूला है मास इक्वल्स टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। वॉल्यूम आपको दिया 100 ml और डेंसिटी दिया 1.02। तो आप देखते हैं 102, ये आपके पास है बेटा वेट ऑफ सॉल्यूशन, यानी विलयन का द्रव्यमान। विलयन में से हम विलेय अलग कर दे। विलेय कितना दिया, 4.9 ग्राम, ये है वेट ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपके पास हो जाएगा बेटा। अब जो यहाँ पर है, यदि हमने इसको किया तो 1, ये आया 97.1, ये आपके पास है वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये आपने ले लिया। अब इस तरह से हम एम डैश को यदि फाइंड करना है तो एम डैश इक्वल्स टू डब्ल्यू आपको दिया है बेटा 4.9 अपॉन 98 इंटू 1000 अपॉन 97.1, ये आपके पास दे दिया गया। अब इसको कैलकुलेट करें, हम देखते हैं अप्रॉक्स इसमें 0.515 के आसपास ये सर आ जाएगा। तो ये आपके पास किस तरह से आप मोलेलिटी निकालेंगे, फाइंड करेंगे, तो ये जो है आप
कर सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर बेटा हमने अभी देखा नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी, तीनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मेलिटी में हम देखते हैं कि ग्राम इक्विवेलेंट वेट आप डिसॉल्व कर रहे हैं, और किसमें कर रहे हैं? सॉल्यूशन में। लेकिन आप मोलिडिटी में देखें तो मोलिडिटी में आपने देखा ग्राम मोल में डिसॉल्व कर रहे हैं, इसमें सॉल्यूशन में लीटर में। ठीक है, इसी तरह से लेकिन मोलिडिटी में देखा ग्राम मोल वेट डिसॉल्व कर रहे हैं लेकिन किलोग्राम सॉल्वेंट। तो इस तरह से आप ये देखते हैं, मैं कई बार केवल ये डेफिनेशन ही यहाँ पर यदि हमने 4 ऑप्शन देखे और 4 ऑप्शन देकर के यदि हमने आपके पास क्वेश्चन दे दिया कि करेक्ट, यहाँ पर क्वेश्चन दिया हमने डेफिनेशन ऑफ नॉर्मेलिटी एस, ए ऑप्शन ग्राम मोल वेट सॉल्यूट dissolve in per liter solution, B ग्राम equivalent weight solute dissolve in per kg solvent, C ग्राम मोल weight solute dissolve in per kg solvent, and D ग्राम equivalent weight solute dissolve in per liter solution। क्लियर है? तो डेफिनेशन क्या होगी बेटा नॉर्मेलिटी की? तो आप देखते हैं कि डी इज करेक्ट आंसर, ग्राम इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो इस तरह से हम यहाँ पर ये देख लेते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों के लिए देखेंगे यहाँ पर एक मोल फ्रैक्शन, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, और इसके बाद इसी में पीपीएम, पीपीबी, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियन, ये